एक वक्त में अगर आपको याद हो कहा जाता था कि एक ट्रक और 2 जीपें आएंगी और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली हुआ यही। हमारे तलक्कात कैसे ठीक हो सकते हैं? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। बुनियादी अगर कोई डिफरेंस है तो ये है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। जो इंडियन वोटर है प्रीडोमिनेंटली वो अपने इस डिग्निटी को कायम रखना चाहता है कि वो उसके पास राइट टू वोट है। इंडिया के अंदर जो है आम लोगों ने अगर गुर्बत ख़त्म नहीं की, बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं की, तो कम से कम उन्होंने जमहूरियत तो अचीव की है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1970 में जमात इस्लामी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने कहा कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक सिस्टम ये बेस्ट सिक्योरिटी है मिनॉरिटीज़ के लिए। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब ही यही है, जो इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैं वो ये अंडरस्टैंड करें कि वो अपने इंटरेस्ट ना सिर्फ प्रिजर्व कर सकते हैं बल्कि उनको आगे भी लेके चल सकते हैं। तो इंडिया में ये काम सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए से हुआ, इसलिए आपने देखा कि एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे है। आई थिंक वी शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिएट अ प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, और लोगों को इसका एहसास होना चाहिए कि उनके वोट से हुकूमतें बनती हैं और उनके वोट से हुकूमतें तब्दील होती हैं। Hello and welcome to another episode of Times Low podcast. This podcast is being done in collaboration with TSFP, that is a digital media platform. Today, the guest with me is none other than Dr. Mujib Afzal. Sir is an expert in Indian politics from Pakistan and a professor at School of Politics and IR. Thank you so much for joining us, sir. Thank you. कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। Also, I'm very grateful for the students of IR and political science to be here. इस तरह के segment हम करेंगे कि after this session, a short session with Dr. Mujib Afzal, will give you the opportunity to ask questions and participate in this podcast directly. So, sir, सुना है? कैसे हैं? वाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर फॉलो कर रहे हैं जो इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में? हाँ, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट बिल्कुल है। Because the results are going to be announced at 4th of June. हाँ, So how do you अभी see? तो एक मेरे ख्याल में है। आई डोंट नो कि मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेशन थी शायद एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जब तक फाइनल ना हो उस वक्त तक जो कुछ भी हो है वो स्पेकुलेटिव है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि बीजेपी बड़ी इजी विक्ट्री होगी, लेकिन प्रोबेबली जो इस वक्त मुख्तलिफ असेसमेंट्स आ रही हैं उसमें प्रोबेबली उनके लिए इस वक्त डिफ़िकल्ट टाइम है। लेकिन सर जो जिस तरह से पोल्स के स्टैट्स हैं या ओवरऑल वहाँ पे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बात करें, प्रशांत किशोर इज वन ऑफ देम, बट दे आर सेइंग कि दे वोंट बी एबल टू गेट 400 सीट्स, लाइक जिस तरह से उनका एक स्लोगन था अब की बार 400 पार, बट दे वुड बी एबल टू मैनेज मोर देन 300 सीट्स, दैट इज इक्वल टू द लास्ट 2000 आई गेस 2018 इलेक्शंस 18 में हुए थे पहले। मेरे ख्याल में 3 ब्रॉड हम 3 ब्रॉड जो है ना ओपिनियंस कह सकते हैं। एक ओपिनियन तो ये है कि डेफिनेटली 300 जो है ना वो अब आउट ऑफ क्वेश्चन है बीजेपी का, इवन फॉर बीजेपी, लेकिन बीजेपी विल मैनेज सिंपल मेजॉरिटी। सेकेंड जो है, और वो उन्होंने सेकेंड राउंड के बाद जो है लोगों ने जो कहना शुरू किया वो ये है कि इवन सिंपल मेजॉरिटी भी मैनेज करना थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। प्रॉबेबली दे विल बी लेस देन 250 240 के करीब, 250 like सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी उनकी, सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, बट प्रॉबेबली विद एनडीए रेस्ट ऑफ द ग्रुप वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। अब जो मेरे ख्याल में एक आध जो है चंद लोग जो हैं उन्होंने इवन इंडिया अलायंस को भी जो है एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव के तौर पे लेना शुरू किया है, जिसमें ख़ास तौर पे जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के जो राउंड्स हुए हैं उसमें उनका ख्याल ये है कि प्रोबेबली जो इंडिया अलायंस है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बट डोंट यू थिंक कि अगर दे आर परफॉर्मिंग बेटर इन नॉर्थ एंड वेस्ट
द बीजेपी वुड परफॉर्म बेटर इन साउथ और ईस्ट में? साउथ में असल में इनिशियल जो हुए वो साउथ में हुए थे। पहले 2 राउंड जो थे वो मेरे ख्याल में इवन बीजेपी ने परसीव किया कि वो काफ़ी डिज़ास्टरस थे, क्योंकि उसके बाद आपको याद होगा कि दे वेंट ऑन ऑफेंसिव। मोदी साहब खुद गए, मतलब इट वाज द फर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा उन्होंने जो ट्रिप भी किए उनके वो उसी सदर्न स्टेट उसमें जो है मोदी साहब खुद ऑफेंसिव पे गए और पहली दफ़ा गए कि उन्होंने डायरेक्टली लीड किया कम्युनल कैंपेन को, वरना जनरली वो अवॉइड करते हैं, ये सेकंड टियर लीडरशिप का काम था। तो वो मेरे ख्याल में पैनिक फेज था बीजेपी का, जिसमें उन्होंने समझा कि उनका जो वोटर है वो बाहर नहीं आ रहा, लेकिन जो दूसरा वोटर है वो ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ आया है, और वर्चुअली दे हैव लॉस्ट द साउथ इनिशियल फेज में। और उसमें बहुत सारे बाकी जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इस दफ़ा तकरीबन 25 से 30 सीटें ये कम लेंगे। तो अगर वो 30 सीटें भी कम लें तो दे विल फॉल लेस देन 272 सीट्स, तो इसलिए सिंपल मेजॉरिटी वो लूज़ कर जाएंगे। तो इसलिए अगर ये प्रोसेस है और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इसको व्यू किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में जो वो था ना कि बीजेपी नॉर्थ के अंदर, या जिसको हम काउ बेल्ट कहते हैं, उसके अंदर 90-10 या 80-20 वो सीट्स ले रही थी। जैसे मतलब है कि छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बिहार इसमें। लेकिन अगर वो जो अपोजिशन है वो उसको 60-40 पे ले आई है या 70-30 पे ले आई है, तो मेरे ख्याल में इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। और उससे मेरे ख्याल में जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उन पे 20 से 30 सीटों का फ़र्क जो है अब आप कह सकते हैं कि आ जाएगा। लेकिन जब तक मेरे ख्याल में फाइनल रिज़ल्ट ना आए ये स्पेकुलेटिव होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो इसको आप क्या कहते हैं, जो हवा है इंडिया में, वो आपको थोड़ी सी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। वो जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि गोदी मीडिया जो है वो हमेशा यही बीजेपी के साथ रहेगा, लेकिन अब वहाँ पर भी अल्टरनेटिव वॉइसेस ने आना शुरू कर दी, क्योंकि रियल इश्यूज जो इन्फ्लेशन का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी लोग उस चीज़ को भी देख रहे हैं कि दैट इज सीरियस टू। अगर एक इतनी यूथ, देखिए इस इलेक्शन में एंटी पाकिस्तान कोई नहीं था, सेंटीमेंट नहीं, कोई ऐसी इवेंट नहीं था, एंटी मुस्लिम कोई इवेंट नहीं था। मंदिर जो बनना था वो बन गया और उन्होंने उसका इफ्तिताह भी कर दिया, उसका वैसा हवा नहीं था, उसका वो नहीं था। तो मेरे ख्याल में वो जो एक वेव है हिंदू नेशनलिज्म की, स्लो डाउन सैफरॉन वेव, उसमें इवन मोदी साहब का जो इमेज है उसका भी एक स्टेबिलिटी उसमें आ गई है। ओके सर, लेट्स लीव इट। अब जो क्वेश्चंस जो हैं अप टू द ऑडियंस, हम ये लोग बैठे हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा है अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं इसमें थोड़ी सी मतलब डिक्टेटरशिप नज़र आ रही है, और बीजेपी ने इंस्टीट्यूशन पर भी थोड़ा सा मतलब असर रसूख वो डाल रही है। तो आप पाकिस्तान के जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसको थोड़ा सा रिलेट वो तो देखें? नहीं, मेरे ख्याल में इंडिया ज़्यादा मेच्योर पॉलिटी है। जहाँ तक वो डिक्टेटरशिप का हम कह रहे थे कि कुछ वोटर्स जो हैं उन्होंने इन टेंडेंसीज़ को आइडेंटिफाई किया कि अब जो है बीजेपी के एटीट्यूड्स के अंदर वो एक डिक्टेटोरियल आ रहा है। इंडिया के अंदर जो है आम लोगों ने अगर गुर्बत ख़त्म नहीं की, बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं की, तो कम से कम उन्होंने जमहूरियत तो अचीव की है ना। सर, इंडिया में इतने बड़े एथनो-लीगल डिफरेंसेस और कास्ट सिस्टम के बावजूद भी जो आप कह रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो हाउ इट इज पॉसिबल? बिगेस्ट तो इसलिए है कि आबादी ज़्यादा है उसकी। मेरे ख्याल में तीसरी दुनिया में स्टिल एक एफिशिएंटली जो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है वो इंडिया की है। तो इस पे आप बिल्कुल कह सकते हैं, और इसमें क्रेडिट जो है अगर किसी को दिया जाए तो वो इंडियन एलीट है जिसने कंसेंसस जनरेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया और कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैकेनिज़म्स हैं उसके मुताबिक चले। So what
what steps should current Pakistan take in order to reach or surpass India as a democratic country in terms of political, economic, or any other factors? I think we should follow the constitution, create a practice of democracy. और लोगों को इसका मेरे ख्याल में एहसास होना चाहिए कि उनके वोट से हुकूमतें बनती हैं और उनके वोट से हुकूमतें तब्दील होती हैं। दूसरा मेरे ख्याल में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज़ हैं एक सिटीज़न को, एक इंडिविजुअल को, वो मैटर करती हैं और अगर आप उसके मुताबिक अपने राइट्स को डिमांड करें तो आप कर सकते हैं और उस तरीके से आप उनको हासिल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक्स्ट्रा सिस्टम जो स्टेप्स हैं उनको करें तो तब जाके लोग आपकी सुनेंगे। तो अगर ये दो काम हो कि आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट भी हो सकते हैं और सेटिस्फाई भी हो सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, तो प्रॉबेबली हम भी इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। सर, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया को ना ब्रिटिश कॉलोनी से एक ही टाइम पर आज़ादी हासिल हुई है, तो पाकिस्तान के अभी तक 2 कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव भी हो चुकी हैं और जबकि इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता आ रहा है 1950 से, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या की फीचर्स है जो उनकी डेमोक्रेसी ऐसे पीक लेवल तक ले आई? मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं थी। 58 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भी ऑलमोस्ट इसी तरह से था, एक्सेप्ट ये था कि हमने प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स दी थी। बुनियादी अगर कोई जो डिफरेंस है तो ये है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। आपको ये नहीं लगता कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ इसलिए अवाम ने ज़्यादा कबूल किया क्योंकि उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो इतने ज़्यादा डाइवर्स नहीं थे, ठीक है, और वो बार बार जो है उन्हें जो भी आता था उन्हें वो रद्द कर देता था और नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश करता था। मेरे ख्याल में एक ही गड़बड़ हुई, वो 58 का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको बुनियादी तौर पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और वो आगे फंक्शन नहीं कर सका। दूसरा जो था वो तो सदर साहब अयूब साहब जो हैं वो अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए लाए और वो उनके साथ ही शॉर्ट लिव्ड था, चला गया। बाकी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट ज़रूर किया है। हमने 8th अमेंडमेंट लेके आए थे जिसके ज़रिए से प्रेसिडेंट को हमने पावर दी थी वो जब चाहे असेंबली तोड़ सकता है। एक वक्त में अगर आपको याद हो तो कहा जाता था कि एक ट्रक और 2 जीपें आएंगी और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली हुआ यही। 111 ब्रिगेड से वो लोग आए, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो लेजिटिमेसी है वो सही तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। तो जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर मेरे ख्याल में होना शुरू होगा, लेकिन उसको पॉपुलर लेवल पे लाने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक उसका इस्लामी या गैर इस्लामी है, मेरे ख्याल में 73 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो सेकुलर है या इस्लामी है। बुनियादी तौर पे उसके जो इस्लामिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको एक्सेप्ट किया गया और इसीलिए उसको पॉपुलर एक्सेप्टेंस भी मिली। थैंक यू सर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर मुजीब अफजल एंड फॉर योरसेल्फ। And one for yourself for these good questions. Thank you sir. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने एक्चुअली अपना वक्त इन लोगों को दिया है। Thank you. वरना I have so many questions जो मैंने पूछने से, तो we'll plan it next time.